ये कहानी है राजकुमारी का रहस्य। अजमेर के राजा हरिवंश सिंह की इकलौती पुत्री थी जिसका नाम राजकुमारी वेदिका था। राजकुमारी वेदिका बहुत ही ज्यादा गुणवान और रूपवती थी। वो अक्सर ही अपने पिता के राजसभा में उनके साथ बैठा करती थी और महल में होने वाले कार्यों का भी ध्यान रखा करती थी। पूरे राज्य में राजकुमारी वेदिका का खूब चर्चा था। ऐसे ही एक दिन राजा अपनी रानी सुमित्रा से बोलते हैं, महारानी, हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दें। चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन कोई हमारी पुत्री योग्य वर मिले तो सही, तभी तो हम उसका विवाह करेंगे। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी पुत्री का स्वयंवर करवाएं। किंतु ये सब करने से पहले आप एक बार राजकुमारी के मन की इच्छा तो पूछ ले। यदि उन्हें कोई राजकुमार अपने लिए पसंद हो तो हम उनकी पसंद से ही उनका विवाह करवा देंगे। ठीक है रानी, आप इस विषय में राजकुमारी से बात करें और हमें बता दें। इतना कहकर राजा हरिवंश वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रानी सुमित्रा अपनी बेटी से बात करने के लिए राजकुमारी वेदिका के कक्ष में जाती है, जहाँ वो देखती है कि राजकुमारी वेदिका अपने कक्ष में नहीं है। रानी सुमित्रा कुछ दास दासियों को बुलाकर राजकुमारी को ढूंढने का आदेश देती है। काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन किसी को भी राजकुमारी कहीं नजर नहीं आती है। राजकुमारी वेदिका के इस तरह अचानक गायब हो जाने से रानी सुमित्रा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जैसे ही वो दोबारा राजकुमारी के कक्ष में जाती है तो वो देखती है कि राजकुमारी वेदिका आराम से अपने पलंग पर सोई हुई है। ये देखकर रानी सुमित्रा बेहद हैरान हो जाती है और तभी राजकुमारी वेदिका की आंख खुल जाती है और वो अपनी माँ को देखकर बोलती है, माँ, आप यहाँ? कुछ काम था? आपने आने का कष्ट क्यों करा? आप हमें ही बुला लेती। राजकुमारी, आप कहीं पर गई हुई थी क्या? नहीं माँ, हम तो सो रहे थे, आराम कर रहे थे। ये संभव है क्या? हम कुछ वक्त पहले आपके कक्ष में आए थे तो आप यहाँ पर नहीं थी और अब आए हैं तो आप आराम से सो रही हैं। माँ, हम तो पहले भी यही थे और अब भी यही हैं। शायद आपकी आंखों को कोई धोखा हुआ है। आप किसी भी दास या दासी को बुलाकर पूछ लीजिए, हम तो महल के अंदर ही हैं। हम महल से बाहर गए ही नहीं और महल तो क्या, हम अपने कक्ष से भी बाहर नहीं गए हैं। राजकुमारी वेदिका की बात सुनकर रानी सुमित्रा कुछ दास दासियों को बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है और सभी यही जवाब देते हैं कि किसी ने भी राजकुमारी वेदिका को महल से बाहर जाते हुए या अंदर आते हुए नहीं देखा है। रानी सुमित्रा इस बात को अपनी आंखों का धोखा समझकर बात को वहीं टाल देती है और वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ के वहाँ से जाते ही राजकुमारी वेदिका एक लंबा सांस लेती है और खुद से बोलती है, हाँ, आज तो हम बच गए, लेकिन अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो हम माँ को क्या जवाब देंगे? अगर सबके सामने अगर हमारा रहस्य खुल गया तो हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। हमें आगे से बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, वरना जरा सी भूल हमारे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन जब वेदिका राजा हरिवंश और रानी सुमित्रा के साथ बैठकर भोजन कर रही होती है, तभी रानी सुमित्रा की नजर वेदिका के पैरों पर डली हुई जूती पर जाती है, जो कि बुरी तरह से मिट्टी से गंदे हो रखे थे। तभी रानी सुमित्रा वेदिका के जूतों को देखकर बोलती है, राजकुमारी, आप कुछ वक्त पहले महल से बाहर गई थी क्या? नहीं माँ, हम तो कहीं नहीं गए, हम तो अपने कक्ष में तैयार होकर सीधा यही भोजन के लिए आए हैं। यदि आप बाहर नहीं गई तो आपके जूतों पर इतनी सारी मिट्टी कैसे लगी हुई है? वो हमारे दूसरे वाले जूते गीले थे और ये जूते हमने कल पहने थे जब हम बाहर सैर के लिए गए थे, तो ये गीली मिट्टी में गंदे हो गए थे, इसलिए हमने फिर से यही जूते पहन लिए। राजकुमारी, आपके पास जूतों की कमी थोड़ी ना है जो अपने ऐसे गंदे जूतों को अपने पैरों में पहना हुआ है। माँ, ये हमारे पसंदीदा जूते हैं, इसलिए हम इन्हें ज्यादातर पहन कर रखते हैं। माफ कीजिएगा, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं राजकुमारी, पर आगे से आप थोड़ा ख्याल रखें। आप इस महल की राजकुमारी हैं। ऐसी लापरवाही
आपको शोभा नहीं देती। राजा हरिवंश ये सब बोल रहे होते हैं, लेकिन रानी सुमित्रा का सारा ध्यान राजकुमारी वेदिका पर लगा हुआ था, क्योंकि राजकुमारी वेदिका के जूते के साथ साथ उसके कपड़ों पर भी जगह जगह गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। कहीं न कहीं रानी सुमित्रा को ये बात तो समझ आ गई थी कि राजकुमारी वेदिका उनसे झूठ बोल रही है, लेकिन राजकुमारी वेदिका ऐसा क्यों कर रही है, ये बात अभी तक रानी सुमित्रा को समझ नहीं आ रही थी। भोजन करने के पश्चात सभी लोग उठकर अपने कक्ष में चले जाते हैं। ऐसे ही रानी सुमित्रा राजकुमारी वेदिका की सबसे प्रिय दासी सुनैना को अपने कक्ष में बुलाती है। सुनैना रानी सुमित्रा के कक्ष में जाती है और बोलती है, आपने मुझे बुलाया रानी जी? हाँ सुनैना, हम आपसे राजकुमारी वेदिका के विषय में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। हुक्म करें रानी जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? हम जानना चाहते हैं कि आजकल राजकुमारी वेदिका कहाँ जा रही हैं? उनका ज्यादातर वक्त महल के अलावा कहीं और बीत रहा है। रानी जी, राजकुमारी तो ज्यादातर महल में रहती है, बस वो कभी कभार वो रथ पर बैठकर राज्य की सैर पर जाती है। इसके अलावा उनका बाकी सारा समय महल में ही बीत जाता है। आप बिल्कुल सच कह रही हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ रानी जी। ठीक है, आप यहाँ से जा सकती है और इस वार्तालाप के विषय में आप राजकुमारी वेदिका से कुछ ना कहें, ये हमारा आग्रह है आपसे। जैसा आपका हुक्म रानी जी। दासी सुनैना वहाँ से चली जाती है। रानी सुमित्रा अब और भी ज्यादा असमंजस में फंस जाती है कि आखिर राजकुमारी वेदिका सबकी नजरों से बचकर महल से कैसे निकल रही है और किसी को भी उनके आने जाने की खबर क्यों नहीं है। रानी सुमित्रा को भी कई तरीकों से राजकुमारी वेदिका इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जितना इस बात को सुलझाने की कोशिश करती है उतना ही ये गुत्थी और ज्यादा उलझती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रानी सुमित्रा मंदिर से पूजा करके आती है और आरती की थाली राजकुमारी वेदिका की तरफ करते हुए बोलती है, ये लीजिए राजकुमारी, आरती ले लीजिए। जी माँ, जैसा आप कहें। वेदिका जैसे ही आरती लेने के लिए दिए पर अपने दोनों हाथ घुमाने लगती है, तभी उनके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। रानी सुमित्रा पास में खड़ी हुई दासी को आरती की थाली पकड़ाती है और राजकुमारी वेदिका के दोनों हाथों की हथेलियों को देखने लगती है। राजकुमारी वेदिका के दोनों हाथों पर छाले पड़े थे, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत ही ज्यादा मेहनत मशक्कत का काम किया हो। इसलिए जैसे ही दिए की लौ ने उनके हाथों को छुआ तो उनकी दर्द से आह निकल गई। अपनी बेटी के हाथों का ऐसा हाल देखकर रानी सुमित्रा राजकुमारी वेदिका से कहती है, ये सब क्या है राजकुमारी वेदिका? आपके हाथों में ऐसे छाले कैसे पड़ गए? हम नहीं जानते माँ कि हमारे हाथों में ऐसे छाले कैसे हो गए। हो सकता है कि खुद से हो गया हो। असंभव, आपके हाथों का हाल देखकर लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं। आप कैसी बातें कर रही है माँ? हम इस महल की राजकुमारी है, भला हम कोई काम करने की क्या ही जरूरत है? हमारी एक आवाज पर ही कितने सारे दास दासियाँ हमारी सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं, तो हमें काम करने की क्या ही आवश्यकता है? पर बिना काम किए आपके हाथों में छाले होना कोई सामान्य बात नहीं है। हो सकता है माँ, कल हमने अपनी मर्जी से महल के बगीचे में एक पौधा लगाया था, उसी के कांटे चुभ गए हो और उसी वजह से हमारे हाथों में छाले बन गए हो। आप बेवजह ही चिंता कर रही हैं। राजकुमारी वेदिका किसी तरीके से रानी सुमित्रा को अपनी बातों में उलझा लेती हैं और वहाँ से अपने कक्ष की ओर निकल जाती हैं। राजकुमारी वेदिका के इस बदलते रवैया को देखकर रानी सुमित्रा को पूरा उन पर शक हो गया था। हो न हो राजकुमारी वेदिका कोई बड़ी बात उनसे जरूर छुपा रही है। अब इस बात का पता लगाने के लिए रानी सुमित्रा राजकुमारी वेदिका पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक रात जब रानी सुमित्रा अपने कक्ष में आराम कर रही होती है कि तभी उन्हें अपने कक्ष के बाहर से किसी के गुजरने का एहसास होता है। रानी सुमित्रा जल्दी से निकलकर बाहर आती है
तभी वो देखती है कि राजकुमारी वेदिका एक दासी के कपड़े पहने नंगे पांव सबकी नजरों से बचती बचाती महल से बाहर जा रही है। रानी सुमित्रा राजकुमारी वेदिका का पीछा करने लगती है और खुद से बोलती है, आज हम अपनी बेटी का राज पता करके ही रहेंगे। आखिर राजकुमारी वेदिका हमसे क्या छुपा रही है, और ऐसी भी क्या मजबूरी है जो राजकुमारी वेदिका को दासियों के लिबास में सभी महल वालों से यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी ऐसे छुपकर महल के बाहर जाना पड़ रहा है। राजकुमारी वेदिका का पीछा करते करते रानी सुमित्रा महल के दूर एक गांव में जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि राजकुमारी वेदिका एक बूढ़े पति पत्नी की सेवा कर रही है। वो उनके घर के सारे काम जैसे कपड़े धोना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना, लकड़ियां काटना जैसे सारे काम राजकुमारी वेदिका अपने हाथों से कर रही है। अपनी फूल जैसी बच्ची राजकुमारी वेदिका को इतने सारे काम करता देख रानी सुमित्रा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सुबह होने से पहले राजकुमारी वेदिका वापस से अपने महल आ जाती है और चुपचाप जाकर अपने कक्ष में सो जाती है। अगली सुबह रानी सुमित्रा राजकुमारी के कक्ष में आती है और बोलती है, राजकुमारी, हम आपसे यहाँ कुछ बातें करने आए हैं। कहिए माँ, आप क्या बात करने आई हैं? राजकुमारी, हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन का एक पूरा दिन हमें दे। हम समझे नहीं माँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? राजकुमारी, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपके जीवन का एक दिन और एक पूरी रात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे यानी कि अपनी माँ के साथ अपना पूरा एक दिन और पूरी रात बिताए। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम अपने कार्य को पूर्ण कैसे करेंगे? क्योंकि रात में तो हम अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए बाहर जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी, आप अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना पूरा जीवन भी आपके नाम कर सकते हैं। आप तो केवल हमसे एक ही दिन मांग रहे हैं। तो ठीक है, फिर आज सुबह से लेकर शाम तक यानी कि रात तक आप हर वक्त हमारे साथ ही रहेंगी। एक पल के लिए भी आप हमारी आंखों से ओझल नहीं होंगी। जैसा आप हुक्म करें माँ, हम तैयार हैं। ऐसे ही उसे दिन से सुबह से लेकर शाम तक राजकुमारी वेदिका रानी सुमित्रा के साथ रहती है। रात के भोजन के पश्चात राजकुमारी रानी सुमित्रा के साथ उनके कक्ष में चली जाती है। दोनों माँ बेटी आपस में काफी वार्तालाप करते हैं और तभी वेदिका मन ही मन में सोचती है, न जाने माँ कब सोएगी और कब जाकर हम अपने बचे हुए कार्य को पूर्ण करेंगे। हमारा वहाँ जाना अति आवश्यक है। हम एक भी दिन वहाँ पर बिना जाए नहीं रह सकते। क्या हुआ राजकुमारी, आप किसी गहरी सोच में डूब रही हैं क्या? नहीं माँ, हम तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि कितने वक्त के बाद हम आपके साथ इतना सारा समय बिता रहे हैं। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा जानबूझकर सोने का नाटक करती है और राजकुमारी वेदिका भी उनके साथ ही सो जाती है। पर जैसे ही राजकुमारी वेदिका को लगता है कि उनकी माँ गहरी नींद में सो चुकी है, तभी राजकुमारी वेदिका धीरे से उनके पास से उठती है और जाकर अपना राजकुमारी का लिबास बदलकर एक दासी का लिबास पहन लेती है और फिर से दबे पांव महल से निकलकर उसी गांव में गरीब पति पत्नी के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर कार्य करना शुरू कर देती है। राजकुमारी वेदिका लकड़ियां काट रही होती है कि तभी अचानक से उनकी उंगली पर चोट लग जाती है और उनके मुंह से माँ शब्द निकलता है। तभी रानी सुमित्रा पीछे से बोलती है, आपने हमें याद किया राजकुमारी, और देखो हम आ गए। अपनी माँ को अपने पास देखकर राजकुमारी वेदिका के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, आप यहाँ कैसे माँ? आज आपको हमें बताना ही होगा राजकुमारी कि आखिर ऐसा क्या है जो आप हमसे छुपा रही हैं। आखिर क्यों आप ऐसे रातों को दासी के लिबास में यहाँ आकर ऐसे नौकरों की तरह काम कर रही हैं? माँ, असल में इन सारी बातों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हमने आज तक किसी को नहीं बताया है। लेकिन हम आपकी माँ हैं और हमें हक है आपके बारे में सब कुछ जानने का। आखिर क्यों आप ऐसा कर रही हैं? आपको आज हमें बताना ही होगा। अपनी माँ की बात सुनकर वेदिका उन्हें सच्चाई बताना शुरू कर देती है। राजकुमारी वेदिका को हमेशा से
घुड़सवारी और शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। वो अक्सर ही वो जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब राजकुमारी वेदिका जंगल में अपनी घोड़े पर बैठकर इधर उधर शिकार की तलाश कर रही थी कि तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी के होने का आभास होता है। राजकुमारी वेदिका बिना पास में जाए ही झाड़ियों में सीधा तीर चला देती है और वहाँ से किसी की दर्द भरी आवाज आती है। राजकुमारी वेदिका जल्दी से अपने घोड़े से नीचे उतरकर जैसे ही झाड़ियों के पीछे देखने जाती है कि तभी वो वहाँ देखती है कि एक फटेहाल गरीब सी लड़की जिसने हाथों में थोड़ा सा खाना पकड़ा हुआ था। राजकुमारी देविका का तीर सीधा जाकर उन्हें लगा और वो लड़की दर्द से तड़प रही है। हमें माफ कर दीजिए, हमने बिना देखे ही आप पर तीर चला दिया। हमें लगा यहाँ कोई जंगली जानवर है। आप हौसला रखिए, हम अभी आपके लिए महल से मदद के लिए कुछ लोग बुलवा लेते हैं। आपकी मदद आने तक मैं तो वैसे भी मर जाऊंगी। ये खाना मैं अपने बूढ़े माता पिता के लिए ले जा रही थी। ये खाना उन तक पहुंचा देना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। हो सके तो बस मेरे माता पिता का ख्याल रखना, यही मेरी इच्छा है। इतना कहकर वो लड़की वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। राजकुमारी वेदिका को अपनी इस गलती पर बेहद पछतावा होता है। तभी वहाँ पर महल का एक सैनिक आ जाता है। राजकुमारी वेदिका उस सैनिक से उसे लड़की के घर का और उसके माता पिता का पता लगवाती है। साथ ही पूरे रीति रिवाज के साथ उस लड़की का अंतिम संस्कार भी करवाती है। जब राजकुमारी वेदिका उस लड़की की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उस दिन के बाद हर रात दासी का लिबास पहनकर उस लड़की के बूढ़े माता पिता के घर में कार्य करने के लिए जाने लगती है और जरूरत की सारी चीज उनके घर तक पहुंचाने लगती है। बस माँ, उस दिन से लेकर आज तक हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाए। हमने न जाने अनजाने में बूढ़े पति पत्नी की इकलौती बेटी की जान ले ली जो उनके जीवन का सहारा थी। पर अगर मुझे जरा भी आभास होता कि उन झाड़ियों के पीछे कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान है तो हम कभी वहाँ तीर से वार नहीं करती। हम आपकी सेवा भाव को और आपके पछतावे को दोनों को समझ रहे हैं। पर क्या आपने उस लड़की की मृत्यु की खबर उसके माता पिता को दी? क्या आपने उन्हें बताया कि आपके हाथों उनकी बेटी की मृत्यु हुई है? नहीं माँ, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें ये सब कहें। हमने उन्हें ये तक नहीं बताया कि हम महल की राजकुमारी है। हम तो बस उनसे यही कहकर मिलने के लिए जाते हैं कि हम उनकी बेटी की सखी है और उनकी बेटी के कहने पर ही हम उनकी मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं। देखो वेदिका, जैसे आज तुमने हौसला करके हमें अपना सच बताया है, वैसे ही तुम्हें सारा सच उस लड़की के माता पिता को बताना होगा। इस रहस्य को तुम्हें पूरे तरीके से खोलना होगा। अपनी माँ के समझाने पर राजकुमारी वेदिका अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा करती है और उस लड़की के माता पिता के पास जाती है और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है, हमें माफ कर दीजिए। हमने आज तक आप लोगों के साथ एक सच छुपा कर रखा। आपकी बेटी कभी आपके पास लौटकर वापस नहीं आएगी। आपकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु किसी और ने नहीं बल्कि हमारे हाथों से हुई है। हम इस राज्य के राजा हरिवंश की इकलौती राजकुमारी वेदिका है। हमारे ही तीर की वजह से आपकी बेटी की मृत्यु हुई थी और मरते मरते आपकी बेटी ने कहा था कि हम हमेशा आपका ख्याल रखें। इसलिए हम आज तक झूठ बोलकर यहाँ आपकी मदद के लिए आते थे। वेदिका की बातें सुनकर उस लड़की के बूढ़े माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वेदिका फिर से उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगती है और आखिरकार राजकुमारी वेदिका के सेवा भाव और उसके पछतावे को समझते हुए उस लड़की के माता पिता राजकुमारी वेदिका को माफ कर देते हैं। तभी रानी सुमित्रा बोलती है, अब जब राजकुमारी का सारा रहस्य खुलकर सबके सामने आ ही चुका है तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आपको इस टूटे फूटे मकान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप लोग हम लोगों के साथ महल में रहेंगे। बिल्कुल सही कहा माँ, हम आप लोगों की उम्र भर सेवा करना चाहते हैं ताकि आपकी बेटी जहाँ भी कहीं हो उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे।
इस तरह से राजकुमारी वेदिका का रहस्य सभी लोगों के सामने आ जाता है। राजकुमारी वेदिका और रानी सुमित्रा उन पति पत्नी को अपने साथ महल में ले जाते हैं और दोनों पति पत्नी वहीं रहते हैं। वहीं राजकुमारी वेदिका के दिल पर काफी समय से बोझ था, वो अब हल्का हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें उस लड़की के माता पिता की सेवा करने के लिए किसी से छुप छुपा कर तो जाना नहीं पड़ता था और ना ही झूठ का सहारा लेना पड़ता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ये कहानी है बदमाश सेठ की। गुजरात के जूनागढ़ में एक सेठ हीराचंद रहता था। हीराचंद बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसके घर पर जो भी महिला काम करने आती थी, वो हमेशा उन पर अपनी नजर टिकाए रखता था। उसके घर पर कोई लोग काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपनी निजी मजबूरियों के चलते उन्हें ना चाहते हुए भी वहाँ पर काम करना पड़ता था। क्या बात है मनोहर, इतने दिन हो गए घर पर कोई नई नौकरानी काम के लिए आई नहीं है क्या? नहीं साहब, अब कोई भी यहाँ काम के लिए आता ही नहीं है। आपका नाम सुनकर ही सब भाग जाते हैं। तेरे कहने का मतलब क्या है रे? अरे नहीं सेठ जी, मेरे कहने का भला क्या मतलब हो सकता है? मेरा मतलब है कि मालकिन अब किसी नई नौकरानी को काम पर रखती ही नहीं है। अरे वो किसी को काम पर रखने वाली कौन होती है? नौकरी की पगार तो मुझे देनी है ना। तुम ढूंढो किसी अच्छी सी नौकरानी को जो घर को अच्छे से संभाल सके। घर में कोई तो ऐसा हो जो खूबसूरत हो। सब कुछ अच्छी तरह सुनाई दे रहा है मुझे। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब की बार घर में कोई नई नौकरानी नहीं आएगी। घर में काम करने के लिए मैंने बिरजू और राकेश को रखा हुआ है, इसलिए किसी और नौकरानी की जरूरत नहीं है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो जमुना? देखो, बिरजू और राकेश बाकी घर का काम तो कर लेते हैं, लेकिन उनसे अच्छा खाना नहीं बनता। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे खाना खाने का कितना शौक है, इसीलिए चाह रहा हूँ कि घर में एक नौकरानी रख लेनी चाहिए। अगर आपको उन दोनों के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता तो आपके लिए मैं खाना बना दूंगी, लेकिन घर में नौकरानी नहीं आएगी। तुम तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे घर में नौकरानी आ जाएगी तो पता नहीं कौन सा भूचाल आ जाएगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते तुम्हें कोई भी कष्ट हो, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मनोहर, तुम जाओ और घर में खाना बनाने के लिए किसी नौकरानी को ढूंढ कर लाओ। जी सेठ जी। सेठ की पत्नी जमुना उससे और उसकी हरकतों से अच्छे से वाकिफ थी और वो सेठ को आंखें दिखाती हुई कुड़ती हुई अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ मनोहर गांव में एक नौकरानी ढूंढने लगता है। अरे राधा बहन, तुम थोड़े दिन पहले कह रही थी ना कि तुम्हें काम की जरूरत है। सेठ जी के यहाँ पर खाना बनाने का काम करना है, तुम करोगी क्या? अरे ना बाबा ना, नहीं, मेरी कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन कभी उस हरिचंद सेठ के यहाँ काम नहीं करूँगी। एक नंबर का बदतमीज आदमी है, जानते हो ना। जब पल्लवी बहन उसके यहाँ काम करती थी तो कैसे हर समय उसके आगे पीछे डोलता रहता था। ना तो मैं खुद उसके यहाँ पर काम करने जाऊंगी और ना ही मेरे पति मुझे वहाँ काम करने के लिए जाने देंगे। और कहीं हो तो काम बताना। गांव में जिन भी औरतों को काम की जरूरत होती थी, मनोहर उन सब से काम के लिए पूछता है, लेकिन सेठ का नाम सुनकर सब काम करने के लिए मना कर देती है। उसी दिन गांव में तुलसी नाम की एक औरत आती है जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। उसने गोद में अपनी बेटी को लिया हुआ था और दूसरे हाथ में एक पोटली पकड़ी हुई थी। गांव से तो आ गए, लेकिन अब काम की तलाश तो करनी ही पड़ेगी। मेरे पास तो यहाँ रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तुलसी गांव में रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी कि उसी समय राधा अपने घर के बाहर झाड़ू पोछा लगा रही होती है। लगता है ये बहन जी यहीं पर रहती है, इनसे घर के बारे में पूछती हूँ। हो सकता है यहाँ मुझे एक अच्छा घर सस्ते में मिल जाए।
तुलसी राधा के पास बात करने के लिए जाती है। बहन जी, मैं अभी इस गांव में नई आई हूँ। क्या यहाँ पर कोई ऐसा घर है जहाँ का किराया कम हो, और अगर आपको कोई काम पता है तो उसके बारे में प्लीज मुझे बताइएगा। इस समय मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर का तो पता नहीं बहन, लेकिन काम के बारे में पता है। आज सुबह ही सेठ जी का आदमी आया था और किसी खाना बनाने वाली के लिए पूछ रहा था। अगर तुम चाहो तो उनके वहाँ खाना बना सकती हो, लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, वो जो सेठ है ना, अय्याश किस्म का है, तो उससे जरा बच कर रहना। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया। मुझे इस समय काम की बहुत जरूरत है, तो मजबूरी में तो मुझे काम करना पड़ेगा ना। आप मुझे सेठ जी का घर का पता बता दीजिए। राधा तुलसी को सेठ जी के घर का रास्ता समझा देती है और तुलसी अपनी बेटी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। सेठ जी, मुझे पता चला है कि आपको एक खाना बनाने वाले की जरूरत है, तो यहाँ पर मैं उसी के लिए आई हूँ। क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है? अरे हाँ हाँ, तुम जैसी औरतों के लिए तो यहाँ पर बहुत काम है। क्या मतलब? अरे मतलब कि तुम गरीब हो, बेसहारा हो और तुम्हारे पास छोटी बच्ची भी है ना, तो तुम्हें देखकर ही समझ में आ रहा है कि तुम्हें काम की कितनी जरूरत है। वैसे तुम्हारा पति नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी पिछले महीने मेरे पति का ऑपरेशन हुआ है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो कोमा में चले गए हैं। अब जब तक उन्हें होश नहीं आएगा तब तक उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रखवाना पड़ेगा। उनके इलाज के लिए हमने अपना घर बेच दिया और अब खर्चे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, ना ही रहने को घर है। मेरे पति अस्पताल में हैं, इसलिए मैं काम करने यहाँ आ गई ताकि 4 पैसे कमा सकूं और अपनी बेटी के साथ कहीं किराए पर रह सकूं। अरे रे, बड़ी ही दुख भरी कहानी है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें रहने के लिए घर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरे घर के गार्डन में एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, तो तुम अपनी बेटी के साथ वहाँ पर रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। गेस्ट हाउस के किराए के जो भी पैसे होंगे आप उसे मेरी पगार से काट लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कोई किराया नहीं चाहिए। तुम पर तो वैसे ही इतनी जिम्मेदारियों का बोझ है। तुम आराम से वहाँ रहो, तुम्हें किराया देने की कोई जरूरत नहीं। सेठ तुलसी के रहने के लिए गेस्ट हाउस दे देता है, तो तुलसी की आधी परेशानी तो वहीं खत्म हो जाती है। वो उसी दिन से सेठ जी के यहाँ पर खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। देखो तुलसी बहन, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मेरी बात मानो तो यहाँ काम मत करो। अभी तुम जानती नहीं हो सेठ जी कैसे आदमी हैं। मैं जानती हूँ बिरजू भैया, लेकिन बस अपनी मजबूरी के चलते मुझे काम करना पड़ेगा। हर महीने अस्पताल में भी पैसे देने हैं, वरना वो मेरे पति का इलाज नहीं करेंगे। और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मुझे कहीं और काम मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है, इसलिए इसे मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। बिरजू तुलसी से ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी उसे सेठ जी की आवाज आती है। बिरजू, अरे ओ बिरजू, जल्दी से यहाँ पर आ। आया सेठ जी। बिरजू जल्दी से बाहर सेठ के पास जाता है। क्यों रे, आजकल ज्यादा जबान चलने लगी है क्या तेरी? क्या कह रहा था तू तुलसी को कि हमारे सेठ जी अच्छे नहीं है? यहाँ से काम छोड़ दो। लगता है तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। बोल, निकाल दो तुझे काम से। नहीं 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 सेठ जी, अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसे मेरी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी समझियो। अगर आज के बाद तूने उसे कुछ बोलने की हिम्मत की तो सबसे पहले मैं तुझे ही काम से निकालूंगा। नहीं 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 सेठ जी, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। सेठ बिरजू को डरा कर वहाँ से भगा देता है
और उस दिन के बाद बिरजू तुलसी से फिर कभी कोई बात नहीं करता। तभी एक दिन, मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे से अगर तुमने किसी को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरी प्यारी जमुना, मैं भला किसी को क्यों परेशान करूँगा। तुम निश्चिंत होकर अपने मायके जाओ, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ 2 ही दिन के लिए क्यों, तुम पूरे महीने भर के लिए वहाँ पर रहो। अच्छी तरह रुक कर आओ। वैसे भी तुम बहुत समय से अपने मायके नहीं गई हो। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं कि तुम्हें अकेले छोड़कर जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। वो तो मेरे भतीजे का जन्मदिन है, इसलिए मुझे जाना पड़ा है। तो अब समझती हूँ मैं तुम्हारी बातें। जमुना अपने मायके चली जाती है। रात को तुलसी किचन में खाना बना रही थी कि तभी सेठ जी किचन में आते हैं। अरे तुलसी, तुम खाने में क्या बना रही हो? सेठ जी, वो मालकिन ने कहा था कि रात को आलू गोभी बना देना, तो वही बना रही हूँ। अरे इसे छोड़ो, ये सब बाद में कर लेना। तुम हर रोज हमारे लिए खाना बनाती हो, तुम भी काम करते करते थक जाती होंगी। चलो आज मैं हम दोनों के लिए बाहर से खाना मंगवाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में मिलकर खाना खाएंगे। नहीं नहीं सेठ जी, खाना बस बन ही गया है, मैं बस अभी परोस देती हूँ। और वो वैसे भी ना, मैं अपना खाना पहले ही बना कर आई हूँ। अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही शर्माती हो। साथ बैठकर खाना ही तो खाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। रहने दीजिए ना सेठ जी, अगर तुलसी बहन को अपने घर जाकर ही खाना खाना है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। सेठ जी, खाना बन गया है, मैं टेबल पर लगाकर चली जाती हूँ। तुलसी घबरा गई थी, इसलिए वो टेबल पर खाना लगाकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद सेठ बिरजू बहुत चिल्लाता है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि मेरे बीच में आकर मत बोला कर, लेकिन लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। बड़ा हिमायती हो रहा है उसका, बड़ी हिमायत आ रही है ना तुझे उस तुलसी की। तो ठीक है, कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी, वो तो बस तुलसी बहन थोड़ी घबरा रही थी तो इसलिए मैं बोला। मेरे सामने ज्यादा बकवास मत कर, निकल यहाँ से। सेठ हरिचंद बिरजू को काम से निकाल देता है और राकेश को भी धमकी देता है कि अगर उसने भी बिरजू की तरह तुलसी की तरफदारी करने की कोशिश की तो उसे भी काम से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन तुलसी सुबह घर में खाना बनाने आती है तो उसे बिरजू घर में कहीं भी नजर नहीं आता। अरे राकेश भैया, आज बिरजू भैया काम पर नहीं आए हैं क्या? नहीं तुलसी बहन, अब वो काम पर नहीं आएगा, उसने काम छोड़ दिया है। क्या? लेकिन बिरजू भैया को तो काम की बहुत जरूरत थी, तो वो अचानक काम छोड़कर क्यों चले गए? वो सब मुझे नहीं पता, बस कल उसका काम पर आखिरी दिन था। अच्छा, मुझे अभी घर का बाकी काम करना है, अभी मैं आपसे बातें नहीं कर सकता। राकेश को डर था कि कहीं सेठ जी उसे भी काम से न निकाल दे, इसलिए वो तुलसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता और घर के बाकी कामों में लग जाता है। तुलसी खाना बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सेठ जी को खाना परोसती है वैसे ही वो उससे बोलती है। अरे तुलसी, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुमने सुबह से खाना ही नहीं खाया। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं सेठ जी, मैंने सुबह खाना खा लिया था, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अरे कोई बात नहीं, भूख नहीं भी है तो भी थोड़ा खा लो ना। और वैसे भी मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता। आओ बैठ जाओ। तुलसी वहाँ पर नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन सेठ जी बार बार उससे वहाँ बैठने के लिए जबरदस्ती करता है। लेकिन जब तुलसी वहाँ से जाने लगती है तो सेठ उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरा हाथ छोड़िए सेठ जी, जब मैंने आपसे कहा कि मुझे खाना नहीं खाना है तो आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हें इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रही। क्या आप ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? आप होश में तो है, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो तुलसी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है,
और तुम्हारा पति हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसका होना ना होना एक बराबर है, तो तुम क्यों उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें इस तरह कहीं कहीं काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। बोलने से पहले कम से कम थोड़ी तो शर्म करो सेठ जी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरे लिए मेरे पति ही मेरे परमेश्वर है। और खबरदार, अगर मेरे पति के बारे में कुछ कहा तो मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ पर काम करने के लिए आ चली। नहीं करना मुझे आपके घर पर यहाँ काम। तुलसी सेठ को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और गेस्ट रूम जाकर अपना सारा सामान बांधकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। वो आश्रय के लिए कहीं जगह ढूंढ रही थी कि तभी राधा की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अरे तुम तो वही हो ना जो सेठ जी के यहाँ काम करने के लिए गई थी? हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अच्छा होता कि मैं वहाँ पर काम करने के लिए जाती ही नहीं। वो आदमी सचमुच बहुत बुरा है। बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर आई हूँ मैं बहन। रहने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। अगर आपको किसी जगह के बारे में पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अभी पिछले महीने हमारे पड़ोसी शहर में रहने के लिए चले गए, तो उनका गांव वाला घर खाली ही पड़ा है। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अगर उन्हें किराएदार चाहिए होगा तो तुम वहाँ पर रह लेना, लेकिन अभी तो रात होने वाली है और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राधा तुलसी को अपने घर ले जाती है और अपने पड़ोसियों के पास फोन करके उनके घर के बारे में पूछती है। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा है कि तुम वहाँ पर रह सकती हो। मैंने उन्हें तुम्हारी मजबूरी बताई तो उन्होंने किराया लेने से भी मना कर दिया है। तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है दीदी, वरना लोग तो गरीबों की मजबूरी का बहुत फायदा उठाते हैं। तुम चिंता मत करो तुलसी, वो सेठ तो है ही ऐसा, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और हाँ, अभी यहाँ पर पास में ही एक स्कूल खुला है जहाँ पर आया की जरूरत है, तो तुम वहाँ पर काम के लिए पता कर सकती हो। ठीक है दीदी, मैं कल सुबह ही वहाँ पर चली जाऊंगी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ही मदद की है। अगले दिन सुबह तुलसी स्कूल के काम के लिए निकल जाती है। उन्हें आया की जरूरत थी तो वो तुलसी को काम पर रख लेते हैं। लेकिन अगले दिन जब तुलसी काम से घर जाती है तो वो देखती है कि हरिचंद सेठ प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल रहा था। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो प्रिंसिपल मैम तुलसी को अपने कैबिन में बुलाती है। देखो तुलसी, मैं जानती हूँ कि तुमने कल से ही यहाँ काम पर आना शुरू किया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकती। तुम कहीं और काम ढूंढ लो। लेकिन क्या हुआ मैम, क्या मुझसे काम करने में कोई गलती हो गई? अगर ऐसी बात है तो मैं काम करने में और ज्यादा ध्यान लगाऊंगी, लेकिन आप मुझे काम से मत निकालिए। आप बस मुझे एक और मौका दे दीजिए। मुझे माफ करना तुलसी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये ऑर्डर ऊपर से आया है और मैं इस ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है मैडम, ये सब सेठ जी का किया धरा है। सेठ जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ही आपको मुझे काम पर रखने से मना किया है ना। आप एक औरत होकर भी औरत की तकलीफ नहीं समझ रही। अगर आप मुझे काम से निकालना चाहती है तो ठीक है, मैं कल से काम पर भी नहीं आऊंगी। तुलसी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से वापस चली जाती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है। हेलो तुलसी, मैं मदन बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरी तबीयत आज बहुत ठीक हो चुकी है। तुम जहाँ पर भी हो अपना पता भेजो, कल मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अरे अरे नहीं नहीं जी, आप अकेले यहाँ पर नहीं आ पाओगे। मैं कल आपको हॉस्पिटल में लेने के लिए आती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हाँ तुलसी, ये भगवान का चमत्कार ही है सचमुच, वरना इतनी भयानक एक्सीडेंट के बाद किसी का बचना बहुत मुश्किल है। खैर, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो। मेरा एक दोस्त पुलिस वाला है, तो उसे गांव की तरफ जाना है। अगर तुम्हारा गांव रास्ते में पड़ेगा तो मैं उसके साथ ही आ जाऊंगा। जी ठीक है, मैं आपको पता भेज देती हूँ। तुलसी मदन को घर का पता भेज देती है। वो बहुत खुश थी कि उसका पति अब ठीक हो गया है।
और कल वो उनसे मिलने के लिए घर पर आ रहा है। अगली सुबह तुलसी अपने पति के आने की खुशी में घर पर खाना बना रही थी कि तभी अचानक हीरा चंद सेठ उसके घर में आ जाता है। मैंने सुना कि तुम्हें स्कूल से काम से निकाल दिया है और अब तुम जहाँ पर भी काम पर जाओगे तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा, इसलिए समझदारी इसी में होगी कि तुम मेरे घर पर काम करने के लिए वापस आ जाओ। देखिए सेठ जी, मुझे जहाँ पर काम मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे घर से चले जाइए। अरे एक तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही यहाँ से भगा रही हो, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुलसी के बार बार मना करने के बाद भी सेठ उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तुलसी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका पति अपने पुलिस वाले दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाता है और सेठ के मुंह पर एक जोरदार चाटा जड़ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? अरे तुम चिंता मत करो मदन, इसे तो हमने रंगे हाथों पकड़ा है, इसे तो अब मैं सालों के लिए जेल में डाल दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अरे तू चाहे जो भी हो, लेकिन अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। पुलिस हीरा चंद सेठ को गिरफ्तार करके ले जाती है। हीरा चंद अपने घर पर फोन करके अपनी पत्नी को वहाँ बुलाता है और उसके सामने सफाई देने की कोशिश करता है। देखो जमुना, ये सब लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बस जल्दी से मेरी जमानत करवा दो, मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारी जमानत करवाने आई हूँ? मैं तो बहुत समय से चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिले, लेकिन कभी तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। अच्छा हुआ जो पुलिस ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, ऐसा पति जेल में ही रहे तभी अच्छा है। अपनी पत्नी की बात ये सुनकर हीरा चंद सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी भी अंत में उसका साथ नहीं देती, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी उसके गुनाहों से परेशान हो चुकी थी। अब वो उसके गुनाहों को और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने वही किया जो सही था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैसों की आड़ में गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी किसी के ऊपर इस तरह अत्याचार होता देखें तो जितना आपसे बन पड़ता है उनकी मदद जरूर करें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।